अजीज, वफाकी हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातों का कल पीर को अहम इजलास हुआ, जिसकी रोशनी में अब आने वाले कल यानी बुध के रोज पार्लियामान का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया है। कल इत्तेहादी जमातों के इजलास में कई फैसले किए गए, जबकि कई फैसलों को मजीद बहस करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर इतफाक किया गया। तहरीक इंसाफ को करदम जमात करार देने पर भी गौर किया गया। ताहिम पीपल्स पार्टी की मुखालिफत की वजह से इस मामले को भी पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाने पर इतफाक किया गया। कल के इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया कि पूरी कौम ने देखा कि PTI सियासी जमात नहीं बल्कि कल अदम तंजीमों की तरबियत याफ्ता अस्करियत पसंदों का जत्था है। इसके तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। फैसला किया गया कि कानून के मुताबिक इस ज़िम्न में कार्रवाई की जाए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला करने वालों और पुलिस एहलकारों को जख्मी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इमरान खान के साथ अदलिया के सलूक से तराजू के पलड़े बराबर न होने का तासुर गहरा हो रहा है और इंसाफ के दोहरे मेयार कबूल नहीं है। इजलास में सोशल मीडिया और बैरून मुल्क इदारों बिलखुसूस आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा गया कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मजमूम एजेंडे का हिस्सा ना बने। लसबेला के शोधा के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वाले अनासर बैरून मुल्क बैठ कर सोशल मीडिया और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरों के जरिए मजमूम मुहिम चला रहे हैं। इजलास में इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। इसी इजलास में ये करार दिया गया कि किसी भी मुआशरे में ये रवैया काबिल कबूल नहीं होता, ये आज़ादी इजहार नहीं। तहरीक इंसाफ ने कल के इजलास के हवाले से अब संजीदा खदशात का इजहार कर दिया है। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। पार्लियामान का जो ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है उसके नतीजे में पाकिस्तान के आइन को खतरा लाहक हो गया, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है ये डमी पार्लियामेंट है। एक डमी पार्लियामेंट की तरफ से पाकिस्तान के आइन को अगर तोड़ा गया तो ये पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। अगर इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश की गई हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे और हम ये जो निगरान हुकूमतें हैं इनको भी हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। आप टकराव की पॉलिसी से पीछे हटें, बातचीत की तरफ आए। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम चंद लोग बैठ के फैसले कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। फवाद साहब, कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है। ये बात कि हुकूमत कल तहरीक इंसाफ को कल अदम करार दिलवाना चाहती है, ये तो काफी जगह डिस्कस हुई। आपको ये भी लग रहा है कि इलेक्शन भी डिले करना चाहते हैं? देखिए जी, पहली तो हुकूमत की कामयाबी ये है कि देखो आज आपका जो प्रोग्राम है उसका आगाज होना चाहिए था कल, और आज 4 लोग आटे की कतार में अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जिनमें खातून भी शामिल है। 2 दिनों में आटे की कीमत 51 रुपए बढ़ गई है और 9 महीने में 20 किलो आटे की कीमत 1100 रुपए से बढ़ के 3100 रुपए हो गई है। लेकिन हमारे मीडिया के ऊपर ये डिस्कशन नहीं है, क्योंकि ये गरीब तरीन लोगों के मसले हैं और हमारा मीडिया एक एलिटिस्ट मीडिया है और अनफॉर्चुनेटली उसका दिलचस्पी ही नहीं है कि जो पाकिस्तान में गरीबों के साथ हो रहा है उसके ऊपर बात हो। लिहाजा हमारे जो डिस्कशन के टॉपिक्स हैं वो ये हैं जो आपने किए हैं, और इसका भी ताल्लुक तो अल्टीमेटली गरीबों से ही है, क्योंकि अगर आप की सियासत जो है वो एक इतनी ज़्यादा अनस्टेबल है। बड़ी अहम बात आपने की है फवाद साहब, लेकिन मैंने तो आप ही की स्टेटमेंट पे शो बेस किया। दिस इज द स्टेटमेंट यू गेव। जी जी, लेकिन मैंने वो भी स्टेटमेंट जो है वो भी दी थी। लेकिन बहरहाल मसला ये है कि जो इस वक्त देखें, अगर आप पाकिस्तान की इस वक्त एक ब्रॉड सिचुएशन देखें, IMF की डील हमारी नहीं हो रही और लग रहा है इसाक डार के बयानात से कि वो डील अब हमें एक नाकामी की तरफ जाते हुए नजर आ रही है, जिसका मतलब है कि डिफॉल्ट इज अ सर्टन। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आपकी इंपोर्ट रुक जाएगी मुकम्मल तौर के ऊपर और हम एक बहुत बड़े मुआशी बहरान का शिकार हो जाएंगे। सेकेंडली, पाकिस्तान में इस वक्त जब इतना बड़ा मुआशी बहरान है, उस वक्त एक इतना बड़ा सियासी बहरान, बजाय इसके कि आप टेम्परेचर्स को नीचे लेके आए, आप टेम्परेचर्स को इतना बढ़ाना चाह रहे हैं कि हम जो एक पहले ही एक बिल्कुल भट्टी बन गई है जिसमें, और या प्रेशर कुकर बन गया है जिससे सायरन की आवाज आ रही है बार बार,
हम उसको बजाय इसके कि उसको कम हीट पे करें, ये अक्लमंद लोग उसको और बढ़ाना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, सच्ची बात यह है कि आखिर हुकूमत का या एस्टैब्लिशमेंट का प्लान क्या है। इमरान खान को आप इमरान खान, आप इस वक्त 65 या 67% अप्रूवल रेटिंग है, आप डिस्क्वालीफाई करें ये अप्रूवल रेटिंग 75% पे जाएगी, आप अरेस्ट करेंगे ये 80% पे जाएगी। इमरान खान को इस सारी एक्सरसाइज से आप क्या नुकसान पहुंचा सकेंगे? इलेक्शन आप डिले करना चाहते हैं, आप डिले करेंगे, पाकिस्तान के आइन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आइन के बगैर, आइन में अमेंडमेंट के बगैर इलेक्शन आगे नहीं जा सकते। अगर आप आइन में तरमीम नहीं करेंगे, आइन जो है वो फिर रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हमें मूवमेंट चलानी पड़ेगी। सो अगर कल पार्लियामान ये डिसाइड करती है यूनानिमसली, एक तो आप लोग जाएंगे कि नहीं, दैट विल मेक अ डिफरेंस, लेकिन अगर वो लेट से डिसाइड भी कर लेते हैं कि हम इकट्ठे इलेक्शंस करवाना चाहते हैं वफाक के और सूबों के, तो उसकी आईनी हैसियत क्या होगी? आईनी हैसियत नहीं है ना जी। जो हमारा आइन का आर्टिकल 224 है, जब तक उसमें तरमीम न कर ले पार्लियामान, तो पार्लियामान की जो करारदाद है उसकी तो आईनी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो आइन से मुतसादम होगी। और नामजदगियों के ऊपर तो आप खैबर पख्तूनख्वा और केपी का सूबा नहीं चला सकते। और जिस तरह चौधरी एतजाज हसन साहब ने कहा कि जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे तो 91st डे, या जब आप सुप्रीम कोर्ट की मुद्दत अगर 30 अप्रैल है तो 31 अप्रैल को ये जो गवर्नमेंट्स हैं अगर ये अपने आप को रखती हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो चीफ मिनिस्टर्स और द कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो आर्टिकल 6 हिट कर जाएंगे। और ये अब उनकी अपनी मर्जी है, अगर वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। पाकिस्तान के आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। सो अनलेस आप सुप्रीम कोर्ट को भी ये सैंक्शन देगी, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। सो अगर ये कल हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ आप लोग जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले सकती है? नहीं, हमने तो कंटेम्प्ट फाइल कर दी हुई है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के खिलाफ, और वो कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट लगाती है तो उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा, जो जुडिशरी के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज हुआ है, आपने देखा आज जो एक जेर हिरासत एक्यूज की तरफ से एक वीडियो चलाई गई, और उसके ऊपर अभी आपने इसका हुकूमत के एक नुमाइंदे का आपने बयान भी दिखाया कि जिसने ये बात की है, जिसकी फैमिली मशहूर है इस तरह की डील्स करने में और जुडिशरी के खिलाफ एक बनाने में, नैरेटिव बनाने में, करने में। उसने वही अपना फैमिली एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए अब इनको टास्क दिया गया है कि आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर मोस्ट जजेस जो है उनको से आप कंट्रोवर्शियल अप्लाई करना है। और वो उस एक तरफ आप सियासी दबाव के जरिए इलेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जुडिशरी के दबाव डाला जा रहा है कि आप ये काम करें वरना हम ये कर देंगे। तो ये अब, और तीसरी तरफ इकोनॉमी से संभल नहीं रही है, मुल्क संभल नहीं रहा है। और आप देखें कि जिस तरीके से टेररिज्म जिस तरीके से वापस आ रहा है, तो मुझे तो सच्ची बात है कि आई एम क्लूलेस कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड्स ऑफ दोस हु इन द माइंड्स ऑफ द डिसीजन मेकर्स। सहाफ़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन हो रहा है, शदीद सख्ती है। कल सदीक जान और इदरीस को गिरफ्तार कर लिया गया। आज आप ये भी पता चला कि तशद्दुद की भी खबरें आई, आपने ये बात कही, ये भी खबरें आई कि 20 घंटे गुजर जाने पर भी उनको शायद पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला। अब उनका एक दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। एक तो सहाफ़ियों के जिस्मानी रिमांड के हवाले से भी मुझे जो लीगैलिटी है ज़रूर बताइएगा, और ये कब तक चलेगा मामला, क्योंकि आवाज़ उठती है फिर वही होता है, फिर उठती है फिर वही होता है। देखिए, पाकिस्तान में असल में फ्रैंकली मीडिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उन्होंने हिस्टोरिकली कोई अपनी आज़ादियों के लिए कोई स्ट्रगल की नहीं है। और ये आज़ादियाँ तो उन्हें एक मुशर्रफ साहब की वजह से मिली थी। वो एक इनलाइटेंड आदमी थे, एक मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक था, और उन्होंने ये आज़ादियाँ जो हैं वो दी। मीडिया की अपनी को बहुत बड़ी जरूरत है नहीं इन आज़ादियों में। और अनफॉर्चुनेटली ये आज़ादियाँ अब जब कदगन भी लगा है तो हमने देखा है कि मीडिया डिवाइडेड है। और इसी तरह से इवन आपने देखा, अब तो वकीलों को उठाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने देखा हसन नियाजी को काले कोर्ट में उठा लिया गया बेल के बाद, और आज उनको वहां पे पेश किया गया। इसी तरह से असलान गुमन हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, वहां पे कराची में उनको उठा दिया गया, और उनको भी जो है वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, जहां हम 11 महीने पहले क्वालिटी डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि नहीं ये कमियां हैं हमारी जमहूरियत में और हमें ये ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना है, उसके बजाय हम एक बिल्कुल ही रिट्रोग्रेसिव रेजिम में चले गए हैं, जहां अब हमारा कंपैरिजन बर्मा और नॉर्थ कोरिया से हो रहा है। और ये एक सान्या है पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। और इससे अब इससे हम नबर्द आज़मा हैं, इससे एक पूरी इसकी एक लड़ाई है जो लड़ी जा रही है। और अल्लाह करे कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो अपनी सोच में तब्दीली लाएं और हम एक जो जमहूरी मुल्क का सफर है वो दोबारा शुरू कर सकें। आज एक खबर आई कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की गाड़ी के पास से पिस्टल बरामद हुआ है, जिसके बारे में पुलिस की तरफ से कहा गया कि शायद किसी पुलिस एहलकार का रह गया होगा। आप थे वहां पर, क्या मामला हुआ था? मुझे किसी ने बताया था लेकिन कि पिस्टल बरामद हुआ है, लेकिन अभी तक कोई मुझे तस्दीक नहीं हुई उसकी कि किसी, क्योंकि आज पंजाब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो सिक्योरिटी है वो वापस कर दी है खान साहब को, और जो उनको एक प्रोटोकॉल्स जो थे मौजूद प्रोटोकॉल, उसके जरिए जो जमान पाक की सिक्योरिटी है वो अब वापस आ गई है। तो मुझे नहीं पता कि वो किसी पुलिस वाले का था या किसी और का। कोई बातचीत हुई है आपकी निगरान हुकूमत से भी? ये भी खबरें आई, आज साफी भी आए वहां पर जो कोशिश करें कि आपकी और पीडीएम की बातचीत हो, इस हवाले से कोई पेशरफ्त है? जी, हमारे पास आए थे आज इम्तियाज आलम साहब, सोहेल वड़ाई साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, उसके बाद सवात रिजवी जो सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, और हुसैन नकी साहब जो हैं CP के। ये तमाम लोग तशरीफ लाए थे और जाहिर है कि तमाम लोग बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं। और ये इनका मानना था कि जब तक सियासी जमातें मिल बैठ के इलेक्शन से मुतल्लिक मामलात के ऊपर एक अपनी तय नहीं कर लेती POR, उस वक्त तक मामला हल नहीं होंगे। और इमरान खान ने उससे एग्री किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। और वो एक APC करना चाहते हैं जिसमें सारी जमातों को बुला के, ये सिविल सोसाइटी के एक बैनर के नीचे वो इस मामले के ऊपर एक डायलॉग कराना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। हम उसके लिए तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये तो तभी बातचीत चलेगी आगे जब आप इलेक्शन थोड़ा डिले करने के लिए तैयार हो या वो थोड़ा पहले कराने के लिए तैयार हो, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये कैसे होगा? हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए ना, ये मेरे चाहने, हमारे चाहने का या उनके चाहने का मसला नहीं है, मसला ये आइन के अंदर लिखा हुआ है। और जब तक आप आईनी तरमीम नहीं कर लेते आप डिले कर नहीं सकते। आप देखें ना, या तो आप आइन के अंदर हैं या आप आइन के अंदर नहीं है। हम सिंपल बात ये कहना कि नहीं ये हमने नहीं कराना तो काफी नहीं है ना, फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, देखिए ताकत में जब आप होते हैं ना ये चीजें चल जाती हैं। लेकिन ताकत तो एक रेत की जो है आप मुट्ठी में रेत की तरह होती है, कब निकल जाए पता ही नहीं चलता। और जब आप ताकत में नहीं होंगे तो फिर ये चीजें आपके गले पड़ेंगी। तो ये दिस इज अप टू द चीफ मिनिस्टर्स के, और ये जो गवर्नमेंट है उसके है कि वो करना क्या चाहते हैं। मुझे तो फ्रेंकली कुछ समझ नहीं है कि इनकी पॉलिसी है क्या, सवाए इसके कि हमने इसको भी जेल में डाल देना है, उसको भी जेल में डाल देना है, सबको हमने जेल में डाल देना है। हम 10 करोड़ 12 करोड़ की आबादी जो है उसको हम जेल में डाल देंगे और फिर हम हमेशा हुकूमत करेंगे। ये उसको अगर प्लान को थोड़ा सा डिसाइफर करें तो ये कोई इतना, अगर मैं उसको जज नहीं करी, लेकिन प्लान मे बी इज वर्किंग फॉर देम। आपके लोग मुसलसल टारगेट हुए हैं, जाहिर है हर कोई नहीं खड़ा हो सकता जहारियत के खिलाफ। आपको लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस आपके साथ वो तमाम लोग खड़े होंगे जो शुरू से खड़े थे? आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है आपकी जमात को कमजोर किया जा रहा है। लोगों का फ्रेंकली इतना बड़ा इशू ये नहीं है, जमात कमजोर नहीं हुई ना, तगड़ी हुई है। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। अगर आप ये देखें ना कि आज से 11 महीने पहले हम कहाँ खड़े थे और 11 महीने बाद कहाँ खड़े हैं, तो अब आप खुद भी आप एनालिसिस करिएगा और आपको मालूम होगा कि आज 11 महीने के बाद तरीके इंसाफ कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। यही तो एनालिसिस है जो नहीं कर रहे ना। अगर आप एनालिसिस, हमारे यहाँ मिसाल के तौर के ऊपर
हमारी एजुटेशन की जो कैपेसिटी थी वो बिल्कुल ही जीरो थी। आज 11 महीनों के बाद हमारी एजुकेशन की कैपेसिटी जो है वो इतनी ज्यादा है कि उसने हुकूमत को परेशान कर दिया। आज 11 महीनों के बाद इमरान खान की जो डिपेंडेंसी है ऑन इलेक्टेबल्स वो बहुत रिड्यूस हो गई है और आज इमरान खान जो है वो कहीं ज्यादा पॉपुलर है, मैं समझता हूँ, आज 11 महीने से पहले। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनको देखना होता है, लेकिन लगता यही है कि एक ही पॉलिसी है कि हमने 50 लाख 60 लाख लोगों को हम जेलों में डाल देंगे और करेंगे। मतलब ये कैसे करे होगा, मुझे तो कोई समझ नहीं। लोगों को आप जेलों में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? तो इमरान खान साहब को जेल में डालने से तो आपके ख्याल से फर्क नहीं पड़ेगा? पार्टी एकदम से डीमोरलाइज नहीं होगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए ना, आप जो है वो इमरान खान को जेल में डालेंगे तो देखिए, आप पॉलिटिक्स को तो चलो फिर भी आपने सोटी के ऊपर या आपने छड़ी के ऊपर या ताकत से आपने कंट्रोल कर लिया, मैशत को कैसे कंट्रोल करेंगे? इमरान खान को जेल में डालने का क्या मतलब है? इमरान खान को जेल में डालने का मतलब है अ ह्यूज पॉलिटिकल टर्मोइल, अ सुनामी ऑफ चैलेंजेस। आप मुझे बताइए कि एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हो, क्या वो ये इस तरह की पॉलिसी पे चलता है? आपको तो रिकंसिलिएशन की तरफ आना चाहिए, आपको तो मामला को सुधारने की तरफ आना चाहिए, स्पेशली जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम तो नहीं, हम लड़ भी नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी भी नहीं है और लड़ना चाहिए भी नहीं है। आप देखें ना इस वक्त फिर, और इस वक्त ये जो चैलेंज खड़े किए पंजाब गवर्नमेंट ने स्पेशली एथनिसिटी को लेके, मतलब मुझे तो खौफ आता है कि हम एक इतनी बड़ी हमने भट्टी में बैठे हुए हैं, एक चिंगारी इसको मामले को बिल्कुल जो है वो तलपट कर देगी और कोई सोच ऐसी है ही नहीं कि कैसे कंट्रोल होगा। इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट है, आपको बड़े लोगों ने वार्न किया था कि आप असेंबलियां तोड़ेंगे तो ये तमाम क्रैकडाउन होगा। आप लोगों ने क्या, आप लोग ने नहीं फोर्सी किया था कि ये सब होगा फिर आपके खिलाफ? व्हाट वर यू थिंकिंग जब असेंबलियां तोड़ी? नहीं, असेंबलियां अगर हम ना तोड़ते तो ये तो अपने प्लान के मुताबिक जो है वो जा रहे थे। असेंबलियां तोड़ने से तो इनका सारा प्लान डिस्टर्ब हो गया ना। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। असेंबलियां ना तोड़ते तो इन्होंने तो अक्टूबर में भी इलेक्शन थोड़े करवाने हैं इन्होंने। देखिए ना, ये तो ऐसे बहाना ही है ना कि हम अभी नहीं करा रहे जी, हम अक्टूबर में कराएंगे, हम ये कराएंगे। इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, ये तो अब हम एक इनफॉर्मल जो एक समझिए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से अब हम उसको फॉर्मलाइज ये करेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर इन्होंने करना है तो कि ये हुकूमत है, ये तो हुकूमत बरकरार नहीं रह सकती है। कितने दिन बरकरार रहती है? बट जो इंटरिम सेटअप आया, आप लोगों ने ये फोर्सी किया था कि इस किस्म के मामलात हो सकते हैं? अब तो आप खुद ही कह रहे वो न्यूट्रल नहीं है, बट कुड यू फोर्सी दैट? नहीं, बट आपको याद होगा हमने तो बड़ा एहतजाज किया था मोहसिन नकवी के ऊपर कि इसको ना लगाएं, और हमने कहा था कि ये इसकी जो है वो बहुत ज्यादा बायस है और ये इसको आप लगा रहे हैं, बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। हमने तो पहले दिन कहा। राइट, फवाद साहब एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, अच्छे तरीके से पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी सियासत का है। सो हुआ क्या है जहां हम अब पॉलिटिकल टर्मोइल में आए हैं? आप कभी सोचते होंगे बैठ के कि व्हाट रियली हैपेंड कि हम यहां पर मौजूद हैं? पीटीआई की गलती थी, एस्टैब्लिशमेंट की गलती थी, क्या हुआ क्या? गलतियां तो जाहिर है, गलतियां तो हमारी भी होंगी। ये तो नहीं हो सकता कि सारी गलतियां जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ही की हों। गलतियां तो जाहिर है कि दोनों तरफ से, हमारी तरफ से भी हुई होंगी, लेकिन फ्रेंकली इसके जो कंक्लूजन है ना, वो इट कुड हैव बीन फार बेटर। और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इसको कंक्लूड नहीं कर सकी, उन्होंने अंदाजा गलत लगाया इमरान खान की पॉपुलैरिटी का। जो मेरे ख्याल में मैंने तो बिल्कुल ये वार्न किया था कि इमरान खान आपके ख्याल में जो है वो आपको लोग आके कहते होंगे वो अनपॉपुलर है, ही इज नॉट अनपॉपुलर, ही इज वेरी वेरी पॉपुलर। और मेरा जो अंदाजा था वो बिल्कुल सही था। और इसका जो कंक्लूजन हो सकता था, फ्रेंकली बेस्ट कंक्लूजन यही हो सकता था कि आप जब हमारे पास आए थे, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि जब जनरल बाजवा साहब आए थे और उन्होंने कहा कि आप अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस लेते हैं और आप इलेक्शन करवा दें, और हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इसको इस तरह से कर लेते हैं।
अगर वो जो है वो हो जाता और आज सुप्रीम कोर्ट बाद में रूलिंग को जो है वो ना उस तरह से करती और इलेक्शन होने देती, पाकिस्तान वुड हैव बीन मच स्टेबल। और टू बी फेयर विद इवन मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का हाल भी उतना बुरा ना होता जितना आज है। अब तो देखिए ना, पीएमएलएन प्रोबेबली इज द ओनली पार्टी जिसके पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमने एग्जिट कैसे करना है। अब वो फंस गए हैं इसमें आके। और नवाज शरीफ साहब जो है, मैं समझता हूँ कि जाहिर है हम तो उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के तो सबसे सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन वही हैं। 1985 से वो आ रहे हैं। उन्होंने जो फैसले किए वो बिल्कुल ही सियासी तौर पे बचगाना है। मसलन ये जो आज जो आईएमएफ से डील के से पहले इन्होंने जो कमर ही तोड़ दी है पाकिस्तान के लोगों की नून लीग ने, उसमें आप देखिए पीपल्स पार्टी ने भी खुद को किस तरह से अलहदा किया है। पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के ऊपर ही डाल गई है सारा कुछ, फाइनेंस के प्रॉब्लम्स और सब कुछ, और उन्होंने अपने आप को उससे बचाने की कोशिश की है। नून लीग ने तो खुद को बचाने की भी कोशिश नहीं की। और अब मेरा नहीं ख्याल मरियम नवाज या ये कोई रिवाइव कर सकते हैं नून लीग को। So, but coming back to what you said, जनरल बाजवा चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए, आप ये कह रहे हैं वीओएनसी के बाद? हमें आके उन्होंने बिल्कुल यही कहा था, और फ्रैंकली दरमियान में भी उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि इलेक्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा था हम इलेक्शंस करवा, उन्होंने कहा मैं इलेक्शंस करवा के जाऊंगा 100%। तो लेकिन बार वो हुए नहीं फिर। So, आप लोगों ने यकीन कर लिया उनकी बात पर? लाइक इतना रिलेशनशिप था उस वक्त भी कि आपको यकीन था? नहीं, हमारा रिलेशनशिप उनके साथ बाद में भी अच्छा था। देखें, हमारा रिलेशनशिप खराब हुआ फ्रैंकली जब ये शहबाज गिल और आजम सवाती और फिर सोशल मीडिया के बच्चों को उठा के उन पे जब तशद्दुद हुआ है, तब रिलेशनशिप खराब। उन्होंने कहा कि बाज़ मतबा एजेंसी नहीं, उन्होंने इस तरह नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मुझे मतलब मेरे पे इल्जाम गलत है। उन्होंने कहा कि वो नीचे वालों में हो गया, शाह से ज्यादा शाह के। सो यू बिलीव इट कि ये लोअर लेवल पे हुआ एंड जनरल बाजवा वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट? देखिए, मुझे अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, एक चीज होनी चाहिए थी और फिर पता चले। चौधरी साहब, खान साहब तो कोर्ट मार्शल का कहते हैं उनके, आप कह रहे हैं कि ताल्लुकात खराब नहीं है? नहीं, वो तो खान साहब तो उसको यूक्रेन वाले इशू के ऊपर लेके कहते हैं ना, लेकिन ताल्लुकात फ्रेंकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक तशद्दुद नहीं आया ना इसमें, ताल्लुकात कम्युनिकेशन ओपन थी और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हो भी सकती थी। एंड एक्चुअली आई एम वेरी सैड कि जो बाद में हुआ है और जब भी अब भी हुआ है, मुझे अब बताएं अगर जीरो कम्युनिकेशन होगी। पाकिस्तान के लोग देखें इमरान खान के साथ है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। क्विकली वन मोर क्वेश्चन, जो मार्शल लॉ की धमकी आई वो भी उसी टाइम पीरियड से एट्रीब्यूट होती है जब जनरल बाजवा चीफ थे। नवंबर में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मार्शल लॉ की भी धमकी आई। नहीं, वो कई लोगों ने दरमियान में ना, कई लोग जब प्रॉब्लम ये होती है जब कम्युनिकेशन ना हो दरमियान में, बड़े लोग अपने जो है वो किस्से कहानियां शुरू कर देते हैं। जैसे जनरल बाजवा साहब को इवन अपने हमारे डीजीआई जो है उनको ये कहा गया कि इमरान खान उनको हटाना चाहते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। कम्युनिकेशन ना हो तो उसमें फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे तो बड़ी अफसोस है इस बात का कि हमारी कम्युनिकेशन पॉलिटिकल पार्टीज में भी नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट में भी नहीं है। लेकिन आप कम्युनिकेशन का एक ब्रिज नहीं थे, यू वर वन ऑफ दोस पीपल जो कम्युनिकेशन करवा रहे थे, तो आप फिर किसकी गलती है कि वो ठीक नहीं हुई? नहीं, देखिए ना, जब आप इन टर्म्स ऑफ पावर सोचना शुरू कर दें और आप अपने लॉजिक को फिर छोड़ दें पीछे। एक दूसरी जो बड़ी मुसीबत है ना, ये सोशल मीडिया का प्रॉब्लम है हमारा। सोशल मीडिया की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो नहीं है ज़्यादा लोगों में। अब जो नई जनरेशन आएगी उसको तो होगी, लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं कि पता नहीं पीटीआई सोशल मीडिया कंट्रोल करती है। ऐसा है ही नहीं, ना हम कंट्रोल कर सकते हैं ना हम करते हैं। और ये एक और प्रॉब्लम ही हो गया है अफ्रिया, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, और ज़्यादा लोगों को ये समझ नहीं आती कि देखिए ये जो यूट्यूब है या इंस्टाग्राम, इसके ऊपर जब से मोनेटाइजेशन शुरू हुई है ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अब कई यूट्यूबर्स जो हैं वो फॉर्मल मीडिया के एंकर से भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। अब जब और वो वहां पे वो चलाते हैं जो बिकता है। अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो है वो बिक रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। सो लोग उसमें एक बाजी ले जाने की कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा खिलाफ है या हम ज्यादा खिलाफ है। उसकी ये एक इकोनॉमी है बहुत बड़ी, और वो उसको पीटीआई वगैरह नहीं कंट्रोल कर सकते जब तक इसके लिए मतलब एक बड़ी स्ट्रेटजी चाहिए
जो कि फ्रैंकली एस्टेब्लिशमेंट के पास तो नहीं है। मैं आपको पता ही है, हमने जो कश्मीर के ऊपर काम किया, हमने जो अफगानिस्तान पे काम किया, वो तो हमने सारा डिज़ाइन करके दिया था और हमने पूरा बना के दिया था। सोशल मीडिया के वगैरह के ऊपर जो है, मेरा ये ख्याल है फ्रैंकली कि अंडरस्टैंडिंग का बहुत मसला है और उससे भी ताल्लुकात ख़राब हो। एक जो एज एन ऑब्जर्वर मैंने देखा कि आप लोगों के ज़माने में बड़े हम बात करते थे फॉरेन थ्रेट्स के ऊपर, एक्सटर्नल थ्रेट्स के ऊपर, सोशल मीडिया पे भी आपने उसको बहुत दफ़ा हाईलाइट किया। ठीक कह रहे हैं आप एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लेकिन मरीम नवाज तो कह रही है पाकिस्तान को कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, और अगर आप देख, और सिर्फ इंटरनल थ्रेट है पीटीआई से, और आप पिछले 11 महीने देख लें तो हमने सुना ही नहीं कि कहीं से कोई मसला हुआ हो। मसला तो सिर्फ पीटीआई से ही नजर आ रहा है। मरियम नवाज की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उन्होंने जिंदगी में पता नहीं, वो उन्होंने कहा है उस दिन मैं किताबें पढ़ती हूँ, बट मुझे नहीं लगता कभी आपने उनकी बातों में कहा है तो मान लेते हैं, मान लेते हैं, नहीं चले मान लेते हैं, वो तो एक नई चीज ही कह रही है, पता नहीं मैं पता नहीं कौन सा फिक्शन पढ़ती हूँ, बस उसको छोड़ दे। इशू ये है कि देखिए, मैं और आप, हमारा हमारा जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान है, इतना कॉम्प्लेक्स इशू है। आपको याद होगा जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, कम से कम 2-3 मीटिंग्स हर में हफ्ते हमारी अफगानिस्तान पे होती थी। इस वक्त ईरान की, सऊदी अरेबिया की आपस में जो डील हुई है, आप बताएं, पाकिस्तान इतना बड़ा रीजनल पार्टनर है सऊदी अरेबिया का, हमें पता ही नहीं है। हम इतने इररिलेवेंट हो गए हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। बिलावल भुट्टो लिटवेनिया और पता नहीं बोलिविया और किधर किधर के दौरे करके आ जाता है, उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आई एम एक्चुअली, इट गिव्स पेन टू मी, क्योंकि देखो हम लोगों ने तो यही रहना है, हमारा तो कोई पैसा जो है वो भी नहीं है। टोटल $3700 थे बैंक में, वो भी बैंक वाले अब वापस नहीं कर रहे, तो अभी जो है वो हमारे पास तो कुछ नहीं, हमने तो इधर ही रहना है। अब इशू ये है कि ये जो जब तक ये पाकिस्तान को हम स्टेबलाइज करने की टर्म्स में सोचते हैं, लेकिन अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होगी, बात ही नहीं होगी, तो फिर कैसे होगा? मामला तो खराब होगा। सो जो खान साहब ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल के मंसूबे का जिक्र किया, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है, उसकी कहानी क्या है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, क्या होने वाला था? देखिए ना, खान साहब के तो पूरा उन्हें यकीन है, या उन्हें यकीन दिलाया गया है, या उनको इन्फॉर्मेशन है कि उनकी असैसिनेशन का प्लान जो है तो नाकाम हुआ था। अब अगली अटैम्प्ट में उसको कामयाब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन ये भी फिर जिम्मेदारी तो रियासत की है कि वो इमरान खान जैसे लीडर के जो फियर है उसको जो है वो दूर करे, और अपनी एक जो इन्वेस्टिगेशन है इस मामले में पूरी तरह हो, और आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे और आप बताएं कि इसमें क्या हकीकत है। और ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से हुआ, और आपने वो वीडियोस भी अब देखी होंगी, उसमें जाहिर है कि इमरान खान को ये पूरा यकीन है, खदशा नहीं है, यकीन है कि ये उनको कत्ल करने के लिए What do you think? आपने भी देखी है वो वीडियो? इमरान खान के पास तो इन्फॉर्मेशन है ना, वो जो बात करते हैं, देखिए ना, एक विक्टिम है वो, बेनजीर भुट्टो जब कह रही थी कि मुझे खतरा है, खतरा है, खतरा है, और लोगों ने उनकी बात को नहीं ध्यान से दिया और हमने बेनजीर भुट्टो को देखा हमने कि वो शहीद हो गई। तो इमरान खान की बात को कैसे आप लाइटली ले सकते हैं? कैसे आप उसको जो है वो कह सकते हैं कि नहीं, इसमें इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं है। सब एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान इस वक्त इंसानी हुकूक की तनज़्ज़ुली के लिहाज से पूरी दुनिया की नजरों में आ चुका है। इमरान खान और उनके साथियों की बदतरीन इंतकाम का जो निशाना बनाया जा रहा है वो वाज़े होता हुआ नजर आ रहा है। क्रैकडाउन है, पकड़ धक्कड़ है, इस किस्म के मामलात हैं कि मार्शल लॉ दौर की यादें ताज़ा हो गई हैं। सहाफ़ी सिद्दीक जान और इदरीस की गिरफ्तारी हो या मीडिया पर लगने वाली पाबंदियां हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर इदारे खुलकर पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात पर तनकीद कर रहे हैं। आज अमरीकी महकमा ख़ारजा की रिपोर्ट भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस रिपोर्ट में 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद के मंजरनामे को भी शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ के एहतजाज, अवामी रैलीज और आज़ाद मार्च के दौरान गिरफ्तारियां की गई और 2 अमवात भी हुई। पाकिस्तान में अब भी आज़ादी इज़हार राय और मीडिया पर संगीन पाबंदियों के अलावा सहाफ़ियों को बिला जवाब गिरफ्तारियों,
तशद्दुद, सेंसरशिप और जबरी गुमशदगी का सामना है। मीडिया को सियासतदानों की तकारीर पर और इंतखाबात से मुतालिक कवरेज की सेंसर करने पर मजबूर किया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म के करीबी साथियों आज़म सवाती और शहबाज गिल को टॉर्चर किया गया। रिपोर्ट में पाकिस्तान भर की जेलों में सख्त और जानलेवा हालात ज़ार का भी तस्करा किया गया है और सियासी कैदियों पर तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया गया है। रिपोर्ट में जबरी गुमशदगियों के मामले को भी उठाया गया है। नैब की तरफ से गिरफ्तारियों पर तनकीद करते हुए कहा गया है कि नैब ने लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार अफराद के खिलाफ चार्ज फराहम करने में 1 साल से जायद का अरसा लगा। पाकिस्तान की सूबाई जेलों के डेटा से पता चलता है कि 70% कैदी या तो ट्रायल का सामना कर रहे हैं या ट्रायल शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में फेयर ट्रायल भी रुकावटों का सामना है। अदलिया में जजेस की कमी और तवील ट्रायल प्रोसीजर के बायस केसेस अदालतों में बोझ बढ़ता चला जा रहा है। खवातीन के खिलाफ होने वाले मजालिम का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है और उनकी हिफाजत के लिए कानून साजी पर जोर दिया गया है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान की जो मौजूदा मंजरनामा है, पाकिस्तान की साख है, उसके हवाले से किस कदर अहम है और क्या हुकूमत अब तहरीक इंसाफ को अदम करार देने जा रही है। हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कारा से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। कारा साहब, कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है। तासुर यही है कि हुकूमत कल तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की करारदाद मंजूर करवाना चाहती है। यही बात कहा गया कि कल के इजलास में हुई जहां पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की। मरियम नवाज शरीफ ने भी अपने एक इंटरव्यू में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। सो इट्स ऑफिशियल। क्या पीपल्स पार्टी इस किस्म की किसी भी तहरीक या रेजोल्यूशन या ख्वाहिश का हिस्सा बनेगी? नहीं, वो मरियम नवाज की अपनी एक स्टेटमेंट है, वो हुकूमत की तरफ से कोई दिया या कोई स्टेटमेंट नहीं। नहीं, रिकॉर्ड के ऊपर उन्होंने की एक तकरीर है और तकरीरों को हुकूमत की पॉलिसियां नहीं कहा जा सकता। देखिए, जमातों के ऊपर कलअदम वाली कैफियत ले जाने के लिए एक बाकायदा कंडीशंस है। वो किसी की ख्वाहिश, किसी की, मेरी या आपकी या किसी और की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो सकता और वो सारे अमल सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट होते हैं। ऐसा कोई अमल अभी तक किसी जगह डिस्कस मेरी इल्म के मुताबिक नहीं हुआ। राइट, लेकिन आज़ादी इज़हार पर बदतरीन कदगनों का सिलसिला जारी है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के ऊपर तशवीश का इजहार किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये बात पहले ही कह चुके हैं। कल रात से सिद्दीक जान इदरीस गिरफ्तार हैं। इससे कबल AIY को बंद किया गया, बोल न्यूज़ को नेटवर्क से हटा दिया गया, जबकि इमरान खान की रैलीज की कवरेज तक पर पाबंदी है। सो बार बार ये मामला उठाए जा रहे हैं। हुकूमत को ऐसी पाबंदियां लगाने और सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आप इस पे ऑन बोर्ड हैं? देखिए, मुल्क के अंदर एक कानून मौजूद हो और अगर कोई फर्द या इदारा मुसलसल उस कानून को वायलेट कर रहा हो तो उसकी एक तदीबी हरकत होती है ना। उस तदीबी जो तरीकाकार है उसके ऊपर अगर पैमरा ने अमल किया और उन्होंने जाके अदालत में अपनी पोजीशन ले ली और अदालत ने उनको रिलीफ दे दिया। खान साहब क्योंकि पाकिस्तान के कौमी इदारों के बारे में जो हर्ज असराई कर रहे थे उसके हवाले से कहा गया, लेकिन वो भी अदालत में गए हुए हैं। ये सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट है। हुकूमत को ये तो नहीं है डिक्टेटर बैठा है जो चाहता है कह देता है और अमल हो जाता है। उसके ऊपर अदालतों का बाकायदा नोटिस होता है। और रही बात एमनेस्टी इंटरनेशनल, इमरान खान के दौर में क्या कुछ कहती रही, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक तो चलना आसान नहीं। लेकिन गुजारिश ये है कि मुझे बैरूनी दुनिया को छोड़िए, मुझे वर्ल्ड जो अक़वाम आलम क्या कह रही है, हम खुद कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। हालात बड़े संजीदा हैं और इस वक्त बड़ी सीरियस रह के पॉलिटिक्स करने और फैसले करने की जरूरत है। हम तो ये बात खुद कह रहे हैं। बकाया साहब, एमनेस्टी इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की ख्वाहिश तो की जा सकती है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन देती हूँ, जिस वक्त मैंने करियर का आगाज किया पाकिस्तान में, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, तब भी पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद होती थी। ऐसे कहीं नहीं होता था सर जो आज हुआ। PMLN की हुकूमत में हालात खराब हुए, उसके बाद PTI की हुकूमत में शदीद खराब हुए, अब तो बिल्कुल ही हद खत्म हो गई है। सो हम किसका नुकसान कर रहे हैं? इससे नुकसान हमारी सोसाइटी और मुल्क का है। हमारा पूरी सोसाइटी का सारा स्ट्रक्चर जो है वो डिटेरियोरेट हो रहा है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि सारे मुल्क को बढ़ा कौन रहा है?
इमरान खान साहब को अपने घर का दरवाजा टूटने पे तो बहुत तकलीफ हुई, होनी चाहिए, दुरुस्त बात है। लेकिन जब लोगों के घरों के अंदर वो पुलिस भेजते थे, FIA भेजते थे और सीढ़ियां लगा के लोग जाते थे, तो वहां तो इस तरह के हालात पैदा नहीं किए गए जो खान साहब ने पैदा किए। वहां तो पुलिस के साथ ये सलूक नहीं हुआ कि पुलिस के ऊपर इल्जाम भी है कि पुलिस ने दहशतगर्दी की है, गुंडागर्दी की है, और 64 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और 8 PTI वाले जख्मी हुए हैं, और दहशतगर्दी और गुंडागर्दी पुलिस ने की है। ये तो कभी नहीं हुआ था। सो गुजारिश ये है कि इस वक्त यकीनन संजीदा सूरत हाल है, बट इस सारी सूरत हाल को खराब करने में किसका कमाल है? जो कुछ हुआ, जो लाहौर में ज़मान पार्क में हुआ, जो इस्लामाबाद में हुआ, अदालत इमरान खान को बुलाती रही। उसी अदालत में जिस दिन इमरान खान पेश हुए मामला डिफ्यूज हो गया, तो पहले पेश हो जाते। क्यों आप इस तरह नहीं देख रहे चीजों को कि जब वहां पेश नहीं हुए, 12-14 पेशियों पे नहीं गए, हाई कोर्ट के कहने पे भी नहीं गए, तो उसके बाद अदालती हुक्म की तामील के रास्ते में जो रुकावटें आई, उसके अंदर 64 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। 64। ये कुछ शुगल है, मजाक है? हम कह रहे हैं पुलिस ने बड़ी ज्यादती की है, बड़ी बदमाशी की है, और फिर जख्मी भी उन्हीं के लोग हो गए। कमाल है। बकायदा PDM और इत्तेहादियों ने कल एक एलामिया जारी किया है और उसमें ये कहा गया है कि निज़ाम अदल के इमरान खान के साथ सलूक से जो तराजू है वो बराबर ना होने का तासुर जा रहा है। सो क्या आप ये कह रहे हैं कि अदलिया गैर जानिबदार नहीं है इस वक्त? देखिए, चीजें अदलिया हो, मैं हूं, आप हो, मैं तो मीडिया पे भी शाकी रहता हूं और अभी भी मैं कह रहा हूं। मरियम नवाज ने एक इंटरव्यू दिया है हालिया दिनों में मंसूर खान साहब को। उसमें उन्होंने ये बात की है कि 90 की दहाई में जो एक बहुत डार्क चैप्टर कहा जाता था PMLN की हिस्ट्री में, वो ये कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फेक तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकवाई गई। वो ये कहती हैं कि उसमें उनका हाथ था। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये क्लैरिफाई हो गई है बात? ये माजी है, इसको छेड़ने से अब हासिल कुछ नहीं है। लेकिन उस वक्त PMLN और एस्टेब्लिशमेंट वन एंड द सेम थिंग ही थे, और ये सारा कुछ मिलके हो रहा था। लेकिन अब छोड़िए, ये माजी है, तल्ख है, और इसको हम पीछे छोड़ आए हैं। हम आगे बढ़े हैं अपने गमों को, दुखों को। बीबी शहीद ने भी उसको बुलाया था, आसिफ जरदारी साहब ने भी उसको बुलाया है, और बीबी भी जाके मियां साहब के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने चली गई थी। उन्होंने ही उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने के रास्ते पैदा किए थे। तो माजी में खड़े होकर मुस्तकबिल के फैसले नहीं किए जा सकते। बकाया साहब, ये रेलिवेंट इसलिए है कि आज भी जो कुछ हो रहा है, कल को ये ना हो ना आप लोग भी हाथ झाड़ के खड़े हो जाएं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब वो करवा रहे हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। आप ओनरशिप ले रहे हैं जो आज हो रहा है। ऐसा नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं। मैं PDM का हिस्सा नहीं हूँ, यानी मेरी जमात जो है, लेकिन हम इस हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत के फैसले सबकी जिम्मेदारी। इम्तियाज आलम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और दीगर सहाफ़ियों ने मिलकर मुल्क की सूरत हाल को बेहतर बनाने और सियासी डायलॉग पे जोर देने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। उसमें सीनियर सहाफ़ी हैं, उसमें दीगर एक्टिविस्ट भी हैं, मुख्तलिफ लोग उसमें शामिल हैं। आपकी जमात इस डायलॉग की हिमायत करेगी? मैं तो इस बात का बहुत अरसे से दाई हूँ, हमेशा कहा है, खान साहब से भी गुजारिशात की है, अपने दोस्तों से, अपनी जमात से भी की है। और खान साहब क्योंकि हर वक्त गाली गलौज में ही रहते हैं अपने मुखालफिन के लिए कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये फलां है फलां है फलां है। तो मैंने तो हमेशा से रहा, मेरी राय बड़ी वाज़ेह है, मेरी जमात की राय भी वाज़ेह है। कल बिलाल साहब ने कहा, हम समझते हैं कि डायलॉग डेमोक्रेसी का लाजमी हिस्सा है, मुज़ाकरात होने चाहिए, और मुज़ाकरात से हमेशा मुफर और फरार इमरान खान ने किया, हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ। कायर साहब, आज आपने कहा कि इमरान खान अगर मुज़ाकरात के लिए रेडी हों तो आप ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। जब खान साहब हुकूमत में थे तो आप बार बार कहते थे कि हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा है। अब इस हवाले से आप ये जिम्मेदारी लेते हैं, कोई किरदार अदा करेंगे? देखिए, मेरी अपनी जाती हैसियत नहीं है, मैं अपनी जाती हैसियत में तो रोल प्ले कर ही रहा हूँ। मेरी जमात भी इसके लिए बिल्कुल तैयार है। मेरी जमात की क़यादत ने ये बात कही है ना, बिलावल साहब ने कही है। लेकिन सवाल यह है कि उसके जवाब में इमरान खान साहब ने तो कभी एक लफ्ज नहीं कहा। ये तो आपकी मेरी पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश है कि जो तलखियां हैं कम होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इस तरह नहीं चल सकती। खान साहब जो है वो इसको डेमोक्रेसी और फाशिज्म के रूल छोड़ बैठे हैं, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक अदालतें लगाना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक सियासत करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को अच्छा बुरा डिक्लेयर करना चाहते हैं। वो जो ख्वाहिश रखते हैं
उसी को कानून बनाना चाहते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता। सुकाया साहब, आपने आज ये भी कहा है कि इमरान खान के पास ऐसे पुलिस एहलकार भी हैं कि जिन्होंने पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ऑफिसर्स पर बंदूकें तानी। आईजी इस्लामाबाद इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई कर चुके हैं। उन्होंने कहा यह अफवाह है। सो फिर आप ये बात किस बेसिस पे कह रहे हैं? ये आपने रिपोर्ट की है, ये मीडिया ने रिपोर्ट किया है। नहीं, मैंने तो मीडिया रिपोर्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। वहाँ लोग मौजूद थे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे, उनकी सिक्योरिटी पे मामूर लोग मौजूद थे। और इससे पहले खान साहब के पास बहुत बड़ी तादाद में वहाँ के भी और कश्मीर के भी लोग होते थे। सुकाया साहब, इमरान खान साहब ने वीडियो शेयर की है। वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद आए पुलिस के साथ। उन्होंने कहा कि सादा कपड़ों में 15 से 20 अफराद थे जिनके हाथों में सफेद रंग की वायर्स थी, जो कि वीडियो में देखी जा सकती हैं। खान साहब का कहना है कि ये मशकूक अफराद उन्हें गिरफ्तार करने नहीं बल्कि कत्ल करने के इरादे से आए थे। स्ट्रैंगुलेशन से, ऑक्सीजन कम करने से तरीक़ाकार होता है इन वायर्स से कत्ल करने का। इस हवाले से क्या हुकूमत तहकीकात करेगी? ओके, जो एक बयानिया बन गया है, मरियम नवाज का एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है, उसमें वो ये कहती हैं कि एक जनरल का कोर्ट मार्शल किया जाए। खान साहब एक और जनरल के कोर्ट मार्शल की बात करें। गुड जनरल बैड जनरल की गेम हो रही है। पीपल्स पार्टी क्या कहती है, किस जनरल का कोर्ट मार्शल हो, या दोनों का ही ना हो या दोनों का हो? देखिए, माजी में मैंने पहले कहा, अगर आप सारे माजी को खेड़ना चाहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। हमें देखना चाहिए, हाँ, जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ डिपार्टमेंट्स को या उनके अपने इदारों को बिल्कुल सोचना चाहिए, एक्शन करना चाहिए। अगर कोई एसेंस है तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम इसको इंतकामी कार्रवाई के तौर पे नहीं बल्कि इसको इस्लाही कार्रवाई के तौर पे रखें और इसको आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करें। अगर हम माजी में खड़े होकर जहां करेक्शन करने चल पड़े, आज के हालात संभलते नहीं। 2 साल पहले वाली सूरत हाल, 4 साल पहले वाली सूरत हाल पे एहतसाब करने चलेंगे तो क्या कर लेंगे? ये नहीं मैं कह रहा कि ना करें, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे पास इस वक्त जो सूरत हाल है, हमें करंट आज के दिन में खड़े होके आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करने चाहिए। और हमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बकिया हिस्सा इंप्लीमेंट करना चाहिए। हमें पाकिस्तान के अंदर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की तरफ जाना चाहिए ताकि कोई, और इसके लिए जरूरी है कि सब लोग सर जोड़ के इस पे इत्तेफाक करें। ये कुछ लोगों का ख्याल, ये कुछ जमातों का ख्याल ना रहे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। सुकाया साहब, अभी तक पंजाब और केपी इलेक्शन के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल है। आइन में कहा गया है 90 दिन में इलेक्शन कराएं। पीपल्स पार्टी को सही तल्ख यादें याद होंगी, ये वादा पहले भी तोड़ा गया। अब फिर अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या आप अपनी हिस्ट्री बुक में ये लिखवाने के लिए तैयार हैं कि आप लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाए 90 दिन में? देखिए, मेरी जमात की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी ये ख्वाहिश थी और है कि इलेक्शन एक दिन हो। पाकिस्तान इस ह्यूज एक्सपेंडिचर को बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बार बार सिक्योरिटी की रिस्क नहीं लेने चाहिए। जो भी सूरत हाल हो वो एक दिन में। हम तो फरिया इस हद तक सोच रहे थे, मशावरत कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलेक्शन भी पाकिस्तान के इलेक्शनों के साथ हों, ताकि वहाँ जो हुकूमतें इन्फ्लुएंस करती हैं वो ना कर सके। और इन इलेक्शन से हम जिस स्टेबिलिटी की तवक्को कर रहे हैं, अगर ये इसी तरह इलेक्शन हुए तो स्टेबिलिटी की बजाय अनस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। सो ये हमारी ख्वाहिश है कि सारे स्टेक होल्डर्स मिल बैठे, सर जोड़ें और एक वक्त में इलेक्शन कराने का फार्मूला डिवाइस करें। उस पे मेरा ख्याल है अदालत को भी एतराज नहीं होगा। आइन भी इसी का तकाजा करता है कि हम इत्तेफाक राय से बेहतरी का सामान पैदा करें। कमाल ज़ुबान का ऐसा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। उन्होंने ये बात कही है कि बहरहाल ये बातचीत के लिए वो यकीनन उसको इनकरेज करेंगे। बातचीत से मामला का हल होना है, लेकिन क्या बातचीत इस वक्त जबकि इस कदर रेस टेम्परेचर उसमें कामयाब हो पाएगी? एक और अलार्मिंग बात जो फवाद चौधरी साहब ने कही कि लग रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अब हाथ से किसी वक्त भी निकल सकती है। यही बात कल डॉक्टर हफीज पाशा ने भी हमारे शो में कही थी। सो इस वक्त मेन फोकस यकीनन इकॉनमी होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।